नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान पुलिस के लिए है महिला और बाल अपराध। बहुत सारे जो लड़का और लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे कि सर इसकी जो MCQ की जो क्लास लेके आओ। तो मेरे पास एक PDF पड़ी थी तो मैंने सोचा आपके लिए कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है कि आपके लिए मैं क्वेश्चंस PDF बना पाऊँ अभी। तो मेरे पास थी तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको पूरा देखना। राजस्थान पुलिस की जो भी तैयारी कर रहा है इसमें लगभग 400-500 क्वेश्चन है, तो आप इसको पूरा देख लेना। आपका जो महिला और बाल अपराध का आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप ठीक से पढ़ लेना, क्वेश्चंस को देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो पहला इसका जो टॉपिक है वो है घरेलू हिंसा। इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है अपना, घरेलू हिंसा अधिनियम का क्या उद्देश्य है। घरेलू हिंसा अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार के भीतर रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षित करना, इसका जो उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। घरेलू हिंसा अधिनियम में कुल अध्याय और धाराएं हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में कुल अध्याय और धाराएं कितनी है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 तो अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। याद रखना, इनको सभी इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना। आगे हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू या प्रवर्तन या प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा अधिनियम में वेतित व्यक्ति कौन होता है? तो वेतित व्यक्ति कौन होता है? इसका जो ऑप्शन पहला जो राइट हो जाएगा, पहला जो मतलब इसका जो उत्तर है, कोई भी महिला हो या जो प्रत्येक्षी के साथ घरेलू नातेदारी रिश्तेदारी में रहती हो, या जो कहती है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ घरेलू हिंसा की है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन आपके लिए मैं जितना मुझे पता है उतना मैं आपके लिए बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में बालक कौन होता है? घरेलू हिंसा अधिनियम में बालक कौन होता है? तो 18 वर्ष से कम आयु का जो हो उसको बालक कहते हैं। इसके अंदर दत्तक ग्रहीता यानी कि गोद लिया हुआ, सौतेला व पोष्य बालक भी आता है, जिसमें धारा 2B के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू घटना रिपोर्ट क्या होती है? तो वेतित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के परिवाद यानी कि प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर विहित प्राप्त में की गई रिपोर्ट, जिसमें धारा 2E आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू हिंसा अधिनियम में घरेलू नातेदारी क्या होती है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है? तो इसका उत्तर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, दो व्यक्तियों के मध्य की नातेदारी या रिश्तेदारी जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो समरकत्ता, सगे, विवाह या दत्तक ग्रह से संबंधित हो, और संयुक्त परिवार के रूप में साथ निवास कर रहे पारिवारिक सदस्य हो। तो ये आता है धारा 2F के अंतर्गत। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम में कौन से मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई करता है? घरेलू हिंसा अधिनियम में कौन से मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 2 प्रथम के अंदर आता है, 1 के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा अधिनियम में प्रत्यक्षी यानी कि जो रेस्पोंडेंट कौन होता है, वो कौन होता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना, ऐसा वयस्क पुरुष जो वेतित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है। नेक्स्ट है, जो जिसके विरुद्ध वेतित व्यक्ति ने कोई अनुतोष चाहा है। नेक्स्ट है, वेतित व्यक्ति का पति और उसके नातेदार। तो इसकी जो धारा 2Q हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में साझा गृहस्थी से क्या समझते हो? तो ऐसी गृहस्थी जहाँ वेतित व्यक्ति या
व्यतीत व्यक्ति या तो अकेले या प्रत्याशी के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है। आगे देखते हैं। आगे है कि जो इसका जो गृहस्थी जो व्यतीत व्यक्ति व प्रत्याशी के संयुक्त रूप से समन्वित हैं या किराए पर ली गई है, तो धारा 2(s) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू हिंसा में क्या सम्मिलित है? तो घरेलू हिंसा में क्या सम्मिलित है? शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार इसके अंतर्गत आएगा, धारा 3 के अंतर्गत। ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। आपके सामने स्क्रीन पे सब दिख रहा है, आप भी अपने सामने पढ़ते रहिए। मान लो कुछ मेरे मुंह से अगर गलत निकल जाए शब्द, तो आप उसको खुद करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था और मैं मतलब अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता, लेकिन फिर भी बार बार आज कोई 10-20-50 मैसेज आ गए मेरे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, संरक्षण अधिनियम सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? तो धारा 5 में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आश्रय गृह के कर्तव्य किस धारा में है? तो धारा 6 में। नेक्स्ट है चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य किस धारा में? तो धारा 7 में। नेक्स्ट है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में है? तो धारा 9 में। ये धाराएं भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है, धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करता है तो यथासंभव महिलाएं, तो धारा 8 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षण अधिकारी किसके पर्यवेक्षण और निरीक्षण में कार्य करता है? तो मजिस्ट्रेट के निर्देशन में, तो धारा 9 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है सेवा प्रदाता किसको नियुक्त किया जाता है? सेवा प्रदाता किसको नियुक्त किया जाता है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई कंपनी, ये किसके अंतर्गत है? धारा 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम में सरकार के कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? धारा नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करता है? तो व्यतीत व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तो धारा 12 के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट पहली तारीख कब नियत करेगा? वह कितने समय में मामले को निपटाने का प्रयास करेगा? तो प्रथम तारीख आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। आगे देखिए, आगे की मजिस्ट्रेट मामले का निपटारा प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा, धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू हिंसा अधिनियम किस धारा में परामर्श सेवा प्रदाता के समक्ष किया जाता है? तो धारा 14 में जो परामर्श सेवा प्रदाता के समक्ष किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू हिंसा अधिनियम में बंद कमरे में विचारण किस धारा में होता है? तो धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट व्यतीत व्यक्ति के पक्ष में कौन से आदेश देता है? तो ये इसकी ट्रिक समझ लो, स नि आ भी जा प्रति कर। तो स मतलब संरक्षण आदेश, धारा 18, नि मतलब निवास आदेश, धारा 19, और आ मतलब आर्थिक सहायता, धारा 20, भी मतलब अभिरक्षा आदेश, जो धारा 21 के अंतर्गत, प्रति मतलब प्रतिकर आदेश, धारा 22 के अंतर्गत, अंत मतलब अंतरिम व एक पक्षीय आदेश, जो धारा 23 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस वाले आराम से इसको 1 बार 2 बार देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है महिला का अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली देना व संतान या नर बालक न होने के संबंध में अपमान या उपहास क्या कहलाता है? तो ये
मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार कराता है, धारा 3 के अंतर्गत आता है। अगर किसी महिला के उपहास उड़ा रहा है, तिरस्कार, गाली दे रहा है उसको, या उसके बच्चा नहीं हो रहा, या फिर उसके लड़कियां हो रही, लड़का नहीं हो रहा, तो जो उसका जो उपहास या अपमान किया जाता है क्या कहलाता है? मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, धारा 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू हिंसा अधिनियम में आदेश की निःशुल्क प्रति किसको दी जाती है? तो किसको दी जाती है? आवेदन के पक्षकारों को। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट को आवेदन किया गया, और सेवा प्रदाता को, धारा 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में संरक्षण आदेश व अन्य आदेश कब तक प्रवर्त रहते हैं? तो व्यतीत व्यक्ति द्वारा उन्मोचन का आदेश किए जाने तक, धारा 25 के अंतर्गत। ये धाराएं भी आप लगभग सारी तो याद होगी नहीं, लेकिन जितनी आपको याद हो उतनी करने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ में पढ़िएगा तो आपको लगभग याद रहेगी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू हिंसा अधिनियम में किन स्थानिक सीमाओं के मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है? तो जहां व्यतीत व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है, या कारोबार करता है, या नियोजित है। नेक्स्ट है जिसका जहां प्रत्यक्ष निवास करता है, या कारोबार करता है, या नियोजित है। नेक्स्ट है जहां वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील कब और किसको होती है? घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील कब और किसको होती है? तो 30 दिन के भीतर जब व्यतीत व्यक्ति व प्रत्यर्थी को आदेश की तालीम हो, सेशन न्यायालय में अपील होती है, धारा 29 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अपराध की प्रकृति होती है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम की जो धारा 31 के अंतर्गत संज्ञेय और अजमानतीय प्रकृति होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश व अन्य आदेश भंग करने पर कितनी सजा व दंड दिया जाता है? तो दोनों में से कोई भी कारावास, ठीक है, 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक जुर्माना, या दोनों किए जा सकते हैं। मतलब या तो 1 वर्ष तक का कारावास, या 2000 रुपये जुर्माना, या दोनों किया जा सकता, दोनों साथ में किया जा सकते, धारा 31 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में नियम कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है, धारा 31 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो इसका अपना टॉपिक रहेगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो दहेज लेने और देने के अभ्यास को रोकना तथा उसके संबंध में नियम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 को, धारा 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज क्या होता है? तो दहेज क्या होता है कि विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से लिया विवाह के संबंध में विवाह के समय या पूर्व पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि कीमती सामान, उसको क्या बोलते हैं? दहेज, धारा 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, दहेज लेने, देने या उकसाने के लिए क्या सजाएं? तो 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये का जुर्माना, या दहेज के मूल्य की राशि जो भी अधिक हो, तो धारा 3 के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज मांगने के लिए क्या दंड है? दहेज मांगने के लिए क्या दंड है? तो न्यूनतम तो 6 माह का कारावास और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर क्या शास्ति या दंड है, क्या सजाएं? तो न्यूनतम 6 वर्ष का तो कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 6 माह का और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना, धारा 4(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दहेज लेने और देने का करार किस धारा के अंतर्गत शून्य होता है? तो धारा 5 के अंतर्गत शून्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज यदि उस स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जिसका विवाह हुआ है, तो वो उस स्त्री की कितनी अवधि में हस्तांतरित होगा? तो दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था, विवाह के 3 माह के भीतर। दहेज विवाह के समय या पश्चात प्राप्त हुआ तो प्राप्ति की दिनांक से 3 माह के भीतर। दोनों में अलग अलग है। और यदि स्त्री आवश्यक थी तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के 3 माह के भीतर धारा 6 के अंतर्गत। अगर आवश्यक धारा थी तो 3 वर्ष के अंतर्गत होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि दहेज जिस व्यक्ति द्वारा उस स्त्री के अलावा प्राप्त किया गया था और उस स्त्री को निश्चित अवधि में हस्तांतरित नहीं करता तो कितना दंड दिया जाएगा? तो 6 माह का कारावास तो न्यूनतम, या 2 वर्ष का कारावास न्यूनतम, तो 5,000 रुपये का जुर्माना और अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिबंध अधिनियम में अपराधों का संज्ञान कब और किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, और स्वयं की जानकारी पर अपराध को संगठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर व्यतीत व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था द्वारा परिवाद पेश किया जाने पर, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दहेज संबंधी मामले किस प्रकृति के होते हैं? तो संज्ञेय होते हैं, अजमानतीय होते हैं और असमनीय होते हैं, धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दहेज संबंधी मामलों में प्रकरण भार या सबूत का भार किस पर होता है? तो किस पर होता है? जो व्यक्ति ये कहता है उसे धारा 3, धारा 4 और 4(1) के अंतर्गत अपराध नहीं किया, तो धारा 8 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिशत अधिकारी के क्या कार्य हैं? तो इसका जो है ये देखना कि अधिनियम के उपबंधों का पालन हो रहा है या नहीं, दहेज लेने देने मांगने का निवारण करना, दहेज संबंधी अपराध करने वालों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना, अन्य कार्य जो राज्य सरकार विहित करे, धारा 8(b) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिशत अधिकारी को सलाह देने के कितने समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है? सलाह देने के लिए कितने समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है? तो कितने? 5 समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होगी, धारा 8(b) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिशत अधिनियम में नियम कौन बनाता है? तो धारा 9 में तो केंद्र और धारा 10 में राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आगे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1987 को, धारा 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन, प्रकाशन, लेख, आकृति या रंगीन चित्र के माध्यम से स्त्री के रूप को अशिष्ट बताना किस अधिनियम में दंडनीय अपराध है? तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम में धारा 2(a) में किसको परिभाषित किया गया? तो स्त्री अशिष्ट अधिनियम में धारा 2 में विज्ञापन को, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, स्त्री अशिष्ट रूपण क्या होता है? किसी स्त्री की आकृति, रूप, शरीर या अंग का ऐसा कोई चित्रण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक व निंदनीय हो, जिससे लोग नैतिकता या नैतिक आचरण भ्रष्ट विकृत हो, तो धारा 2(c) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करता है या उसमें भाग लेता है, उसे किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 3 के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्त्री अशिष्ट आरोपण अधिनियम में कब अपराध घटित नहीं होगा? तो कब अपराध घटित नहीं होगा? प्रकाशन लोक कल्याण के लिए साबित हो जाता है, प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या संबंधी उद्देश्य से किया गया हो और सद्भाव पूर्व धार्मिक प्रयोजन से हो, प्राचीन संस्मारक या पुरातत्व स्थल से परिचित हो, तो धारा 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम में प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति किसको है? तो राजपत्रित अधिकारी को है, धारा 5 के अंतर्गत। आगे देखिए। नेक्स्ट है जो व्यक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है उसे कितनी सजा दी जा सकती है? तो प्रथम 2 सिद्धि पर दोनों में से कोई भी कारावास, यानी कि 2 वर्ष का या 2000 रुपये का जुर्माना, दोनों में से कोई एक, या द्वितीय या पश्चातवर्ती 2 सिद्धि पर तो न्यूनतम 6 माह का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, या अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम में कंपनियों द्वारा अपराध करने पर कौन जिम्मेदार होगा? तो वह कंपनी या उसका जो भार साधक अधिकारी जैसे सचिव व प्रबंधक, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम अपराध किस प्रकृति के होते हैं? तो ये संज्ञेय और जमानती होते हैं, धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम में अशिष्ट रूपण अधिनियम में नियम कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है, धारा 10 के अंतर्गत। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग सकता है क्योंकि जो महिला और बाल अपराध टॉपिक है ये थोड़ा सा है बोरिंग सा, ठीक है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में अगर नंबर लाने हैं तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी चैनल पे नया हो, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। और 4th ग्रेड की भी मैं जो माँ मेरा रतन क्लास लेके आऊँगा 10 तारीख के बाद, ठीक है। 10 से जो एग्ज़ाम तक 19 तक तो अपना 15-20 में मॉडल पेपर अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध व प्रतितोष अधिनियम 2013। पहला क्वेश्चन इसका कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं? तो 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं, ठीक है। नेक्स्ट किस सुप्रसिद्ध वाद के पश्चात कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लागू किया गया? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ? तो 9 दिसंबर 2013 को, धारा 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में वेतनित महिला कौन होती है? तो किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला चाहे नियोजित हो या नहीं जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़नों के किसी कार्य के अधीन रहने का कथन करती है। किसी निवास गृह के संबंध में किसी भी आयु की महिला जो ऐसे निवास गृह में नियोजित है, धारा 2(a) के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है घरेलू कर्मकार किस धारा में परिभाषित है? तो घरेलू कर्मकार जो धारा 2(e) के अंतर्गत परिभाषित है। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न में प्रत्यर्थी कौन कहलाता है? तो जो धारा 9 के अंतर्गत प्रत्यर्थी का है जिसके विरुद्ध वेतित महिला ने धारा 9 के अंतर्गत परिवाद पेश किया हो, धारा 2(m) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं? तो जो शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति या अन्य निंदनीय शाब्दिक, शारीरिक, गैर
शाब्दिक आचरण करना, धारा 2N के अंतर्गत। नेक्स्ट है लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद का निवारण किस धारा में किया जाता है? तो लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद का निवारण धारा 3 में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आंतरिक परिवाद समिति का जो गठन है वो नियोजक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंतरिक परिवाद समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो एक तो होता है पीठासीन अधिकारी, देखते इसको पूरा। एक तो होता है पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल पर नियोजित वरिष्ठ महिला होगी, और कर्मचारियों में 2 अन्य सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या समाज सुधार का अनुभव व विधि ज्ञान हो। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठन में से एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो। कुल सदस्यों में से आधे सदस्य महिलाएं होगी, धारा 4 के अंतर्गत। आगे है कि आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य नाम निर्देशन की तारीख से कितने वर्ष तक नियुक्त किए जाएंगे? तो आंतरिक परिवाद समिति के जो नाम निर्देशक की तारीख से 3 वर्ष तक नियुक्त किए जाएंगे, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने में से कम कर्मचारी होने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया जाएगा? तो 10 से कम कर्मचारी होने पर जो है परिवाद समिति का गठन नहीं किया जाएगा, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है जिला अधिकारी के रूप में किनको अधिसूचित किया जा सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम, कलेक्टर या उप कलेक्टर, धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्थानीय परिवाद समिति का गठन कब किया जा सकता है? तो जब आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं हुआ हो, जब परिवाद स्वयं नियोजन के विरुद्ध हो या अधिकारिता जिले में सर्वत्र हो जहां गठित की गई है, धारा 6 के अंतर्गत। इस थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोड़िए आप। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थानीय परिवाद समिति के सदस्य नाम निर्देशन की तारीख से कितने वर्ष तक पद धारण करेंगे? तो जो है नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष तक जो है पद धारण करेंगे, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद व्यतीत महिला द्वारा किसको कितनी अवधि में किया जाएगा? तो आंतरिक या स्थानीय परिवाद समिति को लैंगिक उत्पीड़न की 3 माह के भीतर किया जाएगा, और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना के 3 माह के भीतर, धारा 9 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सुलह किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो सुलह जो है धारा 10 के अंतर्गत की जाती है। परिवाद के बारे में जांच कितने दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी? तो 90 दिन के भीतर पूरी की जाएगी, धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट है लैंगिक उत्पीड़न की जांच के लंबित रहते क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो क्या क्या कार्रवाई? जो व्यतीत महिला या प्रतिशिका अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण, व्यतीत महिला का 3 माह का अवकाश और अन्य राहत जो विहित की जाए, धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवाद के बारे में जांच रिपोर्ट किसको और कितने दिन में की जाती है? नियोजक या जिलाधिकारी को की जाती है, और जांच पूरा होने की तारीख से 10 दिन के भीतर, धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है नियोजक या जिला अधिकारी सिफारिश की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर प्रत्यर्थी पर कार्रवाई करेगा? तो 60 दिन के भीतर, धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड किस धारा में वर्णित है? तो धारा 14 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजक के कर्तव्य किस धारा में बताए गए? तो धारा 19 के अंतर्गत बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? धारा 20 में। नेक्स्ट है यदि नियोजक अधिकारी के उपबंधों का पालन नहीं करता तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो 50,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है, धारा 26 के अंतर्गत।
आगे देखिए। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन लेते हैं? तो कौन लेते हैं? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट लेते हैं धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अपराधों का संज्ञान किसके द्वारा परिवाद पेश करने पर लिया जाएगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है, वेतित महिला या आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति धारा 27 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट 29 है क्वेश्चन नंबर 29, अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध किस प्रकृति का होता है? अधिनियम के अधीन क्या है? प्रत्येक जो अपराध होता है वो होता है असंज्ञेय प्रकृति का होता है धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कौन इस अधिनियम की क्रियान्विति के लिए नियम बनाता है? तो कौन बनाता है? केंद्र सरकार धारा 29 के अंतर्गत। दोस्तों आज तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इतने कमेंट आए तो मैंने सोचा कि जैसे भी बने आपके लिए क्वेश्चंस की जो है वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। मैं तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। तो आप बस मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो आपके लिए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और कोई गलती मैं गलत शब्द बोल दूँ, मतलब जैसे जो लिखा हुआ है उससे कुछ गलत निकल जाए मुँह से, तो अब उसको खुद भी सामने देखते रहना। जैसे मैं बोलता रहूँ वैसे सामने देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए चलना। ठीक है। क्योंकि आप जब भी 400-500 क्वेश्चन को देख लोगे तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। इनमें से बनेगा तो आप मान लो 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 10 में से 7-8 आप सही कर दोगे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा सुन लेना, समझ लेना। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है इसका, अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 जो है इसका पहला क्वेश्चन है अपना, अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं होती है? तो 25 धाराएं होती है। नेक्स्ट है, अनैतिक व्यवहार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो वेश्यावृत्ति का निवारण करना तथा इसके संबंध में नियम बनाना। नेक्स्ट है, अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू किया गया? अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 30 दिसंबर 1956 को लागू किया गया था धारा 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनैतिक व्यापार अधिनियम के वेश्यागृह से क्या तात्पर्य है? ऐसा कमरा या स्थान या उसका कोई भाग जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए या 2 या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाए धारा 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है? तो 16 वर्ष से कम जो आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है धारा 2A के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वयस्क कौन होता है? जो 18 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है वो वयस्क होता है धारा 2CA के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अवयस्क कौन होता है? तो जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की तो क्या होता है? अवयस्क होता है धारा 2CB के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वेश्यावृत्ति किसको कहते हैं? व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग करना जो वेश्यावृत्ति कहलाता है धारा 2F के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है, प्रबंधन करता है या सहायता करता है, उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो न्यूनतम 1 वर्ष का कठोर कारावास या अधिकतम 3 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर तो न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास या अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कोई मकान या परिसर का मालिक, पट्टेदार या भार साधक व्यक्ति परिसर को वेश्यावृत्ति के रूप में प्रयुक्त करता है या किसी अन्य व्यक्ति को प्रयुक्त करने देता है, उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो उसे प्रथम दोषसिद्धि पर तो 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना, द्वितीय दोषसिद्धि पे कठोर कारावास यानी 5 वर्ष का और जुर्माना उनको देना होगा धारा 3 के अंतर्गत आता है। आगे है कि कितने वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करता है तो वो किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो धारा
जो 18 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति हो वेश्यावृत्ति उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करता है तो वह धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करता है तो कितनी सजा होगी? 2 वर्ष का कठोर कारावास होगा और 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। तो धारा 4 के अंतर्गत ये आता है। आगे है कि अगर उपार्जन बालक या आवेश से संबंधित है तो कितनी सजा होगी? तो न्यूनतम तो 7 वर्ष का कारावास होगा, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास होगा, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाने के लिए क्या दंड है? तो 3 वर्ष का कठोर कारावास है, अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना है। और इसमें और भी है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए डिटेल को आगे भी, कि यदि अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध हुआ तो 14 वर्ष का कठोर कारावास, यदि अपराध बालक से संबंधित है तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास। आगे देखिए, यदि अपराध वेश्या से संबंधित है तो 7 वर्ष का कारावास और 14 वर्ष जो अधिकतम 14 वर्ष का कारावास धारा 5 के अंतर्गत आता है सभी। आगे हैं, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध किया जाता है जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है तो कितनी सजा होगी? तो उसको दोनों में से कोई भी कारावास होता है, इनकी न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास या अधिकतम 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास, धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या 200 मीटर की परिधि में वेश्यावृत्ति करता है या करवाता है तो क्या दंड दिया जा सकता है? तो 3 वर्ष जो 3 माह का कारावास दिया जा सकता है। आगे देखिए इसको। आगे है कि जहाँ वेश्यावृत्ति बालक या आवेश से संबंधित है, दोनों में से कोई भी कारावास हो, या 7 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार अधिनियम में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? वह किसको नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार पुलिस निरीक्षक CI की नियुक्ति करता है, और धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनैतिक व्यापार अधिनियम में सभी अपराध किस प्रकृति के होते हैं? तो अनैतिक व्यापार में जो सभी अपराध संज्ञेय प्रकृति के होते हैं, धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वारंट के बिना तलाशी किस धारा में ली जाती है? धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है जिसे करवाई जा रही है उसे छुड़वाने के लिए मजिस्ट्रेट किस पुलिस अधिकारी को आदेश देता है? तो पुलिस उप निरीक्षक SI को जो है से अन्य पुलिस अधिकारी को, धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेश्यागृहों को बंद करने तक परिषदों से अपराधियों की बेदखली के लिए कितने दिन का नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है? तो 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, याद रखिएगा, धारा 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संरक्षक गृह व मजिस्ट्रेट की देखरेख और संरक्षण में रखे जाने वाले आवेदन किस धारा में किया जाता है? तो संरक्षक गृह मजिस्ट्रेट के जो रखे जाने वाले संरक्षक आवेदन जो है धारा 29 में किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य सरकार किस धारा में रक्षा गृह व सुधार गृह की स्थापना करती है? तो धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वेश्यावृत्ति से संबंधित मामलों का विचारण कौन से मजिस्ट्रेट करते हैं? तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार व केंद्र सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना किसकी सहमति से करता है? तो उच्च न्यायालय की सहमति से करता है, धारा 22 और 22A के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मामलों के संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी सजा दी जा सकती है? तो 1 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, धारा 22B के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनैतिक व्यापार अधिनियम में नियम बनाता है, कौन बनाता है? राज्य सरकार, धारा 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व गर्भदान और
निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है PCPNDT अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो कन्या भ्रूण हत्या और गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने तब इसके संबंध में नियम बनाना। PCPNDT अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? तो धारा 34 है। और PCPNDT अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1996 को धारा 1 के अंतर्गत। आगे देखिए आनुवंशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला और क्लिनिकों का विनियमन किस धारा में किया जाता है? तो धारा 3 के अंतर्गत। किस धारा में लिंग चयन प्रतिषेध है? तो धारा 3(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस धारा में ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत नहीं है वो प्राश्रव्य मशीनों के विक्रय पर प्रतिबंध है? तो धारा 3(b) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कोई भी आनुवंशिक सलाह केंद्र, क्लिनिक्स या प्रयोगशाला किन प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करेगा, अन्यथा नहीं? तो इसका जो हो जाएगा गुणसूत्र संबंधी विकृति, आनुवंशिकी उपापचय, मोटाबोली रोग या हीमोग्लोबिन रक्त वर्णिका संबंधी रोग और लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग, जन्मजात विकृतियां केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा संसूचित निरोग, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसी डॉक्टर द्वारा किन शर्तों की पूर्ति होने के पश्चात ही प्रसव निदान तकनीक का उपयोग या प्रचालन किया जाएगा? तो गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक है, गर्भवती स्त्री 2 या अधिक बार गर्भपात या गर्भस्राव हो चुके हैं, गर्भवती स्त्री नशीली दवा या संक्रमण या रसायनों के संसर्ग में रहती है, गर्भवती स्त्री उसके पति को कोई मानसिक, शारीरिक या अन्य आनुवंशिक रोग का पारिवारिक इतिहास है या केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सूचित अन्य कार्य, धारा 4 के अंतर्गत। आगे है कि किस धारा में गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की सूचना प्रतिषेध है? धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट, लिंग अवधारण का प्रतिषेध कौन सी धारा में है? तो धारा 6 के अंतर्गत। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन किस सरकार द्वारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष होते हैं परिवार कल्याण मंत्रालय का भार साधक मंत्री, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है, धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बोर्ड का अधिवेशन कितने माह में होगा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा? तो बोर्ड का अधिवेशन 6 माह से कम समय बोर्ड का अधिवेशन 6 माह में कम से कम 1 बार होगा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जल्दी कंप्लीट करना है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किस धारा में किया जाता है? तो धारा 16(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भार साधक मंत्री, धारा 16(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति का गठन किया जाता है? तो धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, समुचित प्राधिकारियों को किन किन सदस्यों से मिलकर नियुक्ति की जाएगी? तो जो इसका होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक या उसके ऊपर के अधिकारी अध्यक्ष होंगे। महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली विख्यात महिला संबंधित राज्य संघ के विधि विभाग का अधिकारी, धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सलाहकार समिति किनसे मिलकर बनेगी? तो स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विज्ञान, बाल चिकित्सा विज्ञानी और 3 आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ, 1 विधि विशेषज्ञ और राज्य सरकार या संघ के रूप
सूचक और प्रसार विभाग के एक अधिकारी, 3 विख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनमें कम से कम एक महिला संगठनों में हो, धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आनुवंशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला और क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन किस धारा के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी को समक्ष होगा, धारा 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र समुचित प्राधिकारी द्वारा सलाहकार समिति की सलाह के पश्चात किस धारा में जारी होगा, तो धारा 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्दकरण और निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील कब और किसको की जाती है, तो रद्दीकरण या निलंबन के आदेश से 30 दिन के भीतर केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध केंद्रीय सलाहकार को या राज्य समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को, धारा 21 के अंतर्गत। आगे है कि जो कोई गर्भधारण और प्रसव लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करेगा या वितरित करेगा उसे कितना दंड दिया जाएगा, तो 3 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना, धारा 22 के अंतर्गत। यदि कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है दंड दिया जा सकता है, तो प्रथम दोषी सिद्ध होने पर तो क्या है 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषित पर तो उसको जो है 5 वर्ष का कारावास और 50,000 का जुर्माना, धारा 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कंपनियों द्वारा अपराध किस धारा में किया जाता है, तो धारा 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस धारा के अनुसार अपराध संज्ञेय, अपमानजनीय और असमनीय होते हैं, तो धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कौन से मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान लेते हैं, तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट है केंद्र सरकार इस अधिनियम के पालन के लिए किस धारा में नियम बनाती, धारा 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट है इस अधिनियम में कब आवश्यक संशोधन कर नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसूति निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम किया गया, तो 14 फरवरी 2003 को। सती रोकथाम अधिनियम 1983, इसका उद्देश्य क्या था कि विधवाओं को जीवित रहते स्वैच्छिक या मजबूरन जलने या दफनाने का किसी समारोह के माध्यम से महिमा मंडल पर रोक लगाना। सती प्रथा को पहली बार बंगाल सती विनियमन 1829 द्वारा प्रतिबंधित किया गया। कुल धाराएं कितनी थी, 22, और लागू कब किया गया था इसको अधिनियम को, 3 जनवरी 1988 को। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इंपॉर्टेंट है भी। दोस्तों अब तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल पे नए हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं लगती। वीडियो लंबी होगी, मुझे पता है वीडियो लंबी होगी, लेकिन एक तो मेरी बोलने की श्रद्धा नहीं है कि जल्दी आपको बोल के कंप्लीट करवा दूं, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको अगर किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे नोट कर लेना 77 33 01 31 79, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इनके PDF के लिए। आप मुझे लिखिएगा जो महिला और बाल अपराध की जो मुझे PDF डाल दो, तो आपको ये PDF जो MCQ की PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, तो पहला क्वेश्चन है इसका, बाल विवाह अधिनियम में कुल कितनी धाराएं, धारा कितनी 21। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2007 को, धारा 1 के अंतर्गत। बाल विवाह अधिनियम में बालक कौन कहलाता है, तो जो 21 वर्ष की आयु पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की
वो भी बालक कहलाता है, और नारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की वो भी बालक कहलाता है। धाराओं को छोड़ो अभी ज़्यादा, क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे ज़्यादा, जितना याद हो आपके हिसाब से कर लेना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आगे देखिए, बाल विवाह किसको कहते हैं? ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बाल विवाह। अगर बालक हो यानी कि जो लड़का तो 21 वर्ष से कम का हो, लड़की 18 वर्ष से कम की हो, तो वो बालक की श्रेणी में आएंगे और क्या है? बाल विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन में आने वाले पक्षकार किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 2C के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जिला न्यायालय किसको कहा जाता है? तो जिला न्यायालय किसको कहा जाता है? तो कुटुंब न्याय अधिनियम 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय। आगे हैं, अवैध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2F के अंतर्गत। बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी किसको दी जाती है? तो जिला न्यायालय को, धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अर्जी प्रस्तुत करते समय बालक अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी? तो किसके द्वारा? उसके संरक्षक या वाद संरक्षक द्वारा, या वाद मित्र या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा। आगे हैं कि बाल विवाह को शून्य करवाने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है? तो कब दी जा सकती है? अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व, धारा 3 के अंतर्गत। और बाल विवाह के बंधन में आने वाले महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध कौन सी धारा में? तो धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह से जन्मे बालकों की अभिरक्षा और भरण पोषण किस धारा में वर्णित है? धारा 5 के अंतर्गत वर्णित है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल विवाह से जन्मा बालक सभी प्रयोजनों के लिए किस धारा के अंतर्गत धर्मज यानी जायज होगा? तो धारा 6 के अंतर्गत। बाल विवाह के संबंध में अर्जी कौन से न्यायालय में पेश की जा सकती है? तो जिला न्यायालय जिसकी अधिकारिता में प्रतिवादी या बालक निवास करता है, या विवाह अनुष्ठान हुआ है, या पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, या अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष 18 वर्ष से ऊपर के लिए सजा है। तो 2 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कोई बाल विवाह संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निर्दिष्ट या सुपुर्द दुष्प्रेरित करेगा, कितना दंड दिया जा सकता है उसे? तो 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने व अनुज्ञान करने के लिए क्या शास्ति है? तो 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना, धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बाल विवाह के अंतर्गत अपराध किस प्रकृति के होते हैं? तो संज्ञेय और अपमानजनक होते हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किसके द्वारा नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में क्या कर्तव्य होते हैं? तो बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण करना, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करना, बाल विवाह के मुद्दों पर समाज को सुग्राह्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी किस धारा के अनुसार लोक सेवक होता है? तो भारतीय दंड संहिता धारा 21 के अंतर्गत।
आगे है कि बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत नियम कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। आगे देखिए, आगे है कि देखो, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोस्को एक्ट जो है। पहला क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है? 46। पोस्को अधिनियम कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट है, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों को संरक्षण देने के लिए कौन सा अधिनियम है? तो लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियम 2012 है। और पोस्को अधिनियम में बालक कौन कहलाता है? तो जो 18 वर्ष से कम आयु का हो। नेक्स्ट, किस धारा में साझा गृहस्थी को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस धारा में बालक संबंधी अश्लील साहित्य परिभाषित है? तो धारा 2 DB। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेशन लैंगिक हमला किस धारा में परिभाषित है? धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रवेशन लैंगिक हमले की क्या सजा है? तो दोनों में से कोई भी कारावास या तो न्यूनतम 10 वर्ष का या अधिकतम आजीवन कारावास या जुर्माना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने की क्या सजा है? तो 20 वर्ष का कारावास और या अधिकतम आजीवन कारावास। नेक्स्ट है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किस धारा में है? तो धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का क्या दंड है? तो 20 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास और मृत्युदंड और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस धारा में लैंगिक हमला परिभाषित है? धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक हमले के लिए क्या शास्ति है? तो दोनों में से कोई भी है तो न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास या अधिकतम 5 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो गुरुतर लैंगिक हमले की क्या सजा है? तो या तो न्यूनतम तो 5 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष या और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुतर लैंगिक हमला किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक उत्पीड़न किस धारा में परिभाषित है? तो किस धारा में परिभाषित है? देख लीजिए, धारा 11 के अंतर्गत। धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कितना दंड है? तो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में अश्लील साहित्य के लिए बालक का उपयोग किया जाता है? धारा 13 के अंतर्गत। किस धारा के अंदर पूछा था? धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्लील साहित्य के लिए बालक के उपयोग के लिए क्या सजा है? अश्लील साहित्य के लिए बालक के उपयोग के लिए क्या सजा है? तो प्रथम दोषी के लिए तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कोई वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील सामग्री का भंडारण करता है, दंडित किया जाएगा। तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों उस पर होगा, या 5 वर्ष का कठोर कारावास और 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है, अपराध का दुष्प्रेरण किस धारा से परिभाषित है? धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के दुष्प्रेरण के लिए कौन सा दंड है? तो कौन सा दंड है? अपराध के दुष्प्रेरण के लिए वही दंड है जो उस अपराध के लिए होता है। नेक्स्ट है, पोस्को अधिनियम में अपराधों की रिपोर्ट किसको की जाती है? तो जो विशेष किशोर पुलिस यूनियन या स्थानीय पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए क्या दंड है? तो 6 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को किसके अनुसार लिखा जाएगा? तो 164 CRPC के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, बालक की चिकित्सीय परीक्षा किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? तो 164 A CRPC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 को छोड़िए, जो बड़ा क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उस पर आप रट लीजिए। नेक्स्ट, किस धारा में विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के
परामर्श के पश्चात की जाती है, जिसमें सेशन न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं, धारा 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है और उसकी जो क्या योग्यता होती है, तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति करता है और 7 साल के विधि व्यवसाय यानी कि जो वकालत का अनुभव हो उसे। आगे है कि बालक के साक्ष्य को न्यायालय द्वारा कितने दिनों में अभिलिखित किया जाता है और निपटाया जाता है, तो 30 दिन के अंदर जो अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर या अपराध का संज्ञान लिए जाने के 1 वर्ष के भीतर निपटाया जाएगा। नेक्स्ट है पोस्को अधिनियम में बंद कमरे में विचरण किस धारा में वर्णित है, धारा 37 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्को अधिनियम के अंतर्गत नियम कौन बना रहा था, केंद्र सरकार, धारा 45 के अंतर्गत। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन इसका, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो धारा कितनी है, 26 धाराएं हैं। नेक्स्ट है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कब लागू हुआ, उसमें इसमें हाल ही में कब संशोधन हुआ, तो 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था और 1 सितंबर 2016 को संशोधन इसमें हुआ है। आगे है कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में किशोर एडोलेसेंस कौन कहलाता है, तो 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली परंतु 18 वर्ष की जो आयु पूरी नहीं की तो क्या एडोलेसेंस कहलाता है, किशोर कहलाता है। बालक कौन कहलाता है, 14 वर्ष का जो 14 व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो बालक कहलाता है, धारा 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी व्यवसाय व प्रक्रिया में नियोजन का प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी किशोर की परिसंकट में व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजन पर प्रतिबंध किस धारा में दंडनीय अपराध है, धारा 3A के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को किस धारा के अंतर्गत होती है, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी सलाहकार समिति का क्या कार्य होता है, तो व्यवसाय और प्रक्रियाओं को अनुसूची में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने के लिए अनुमत किशोर को कितने घंटे काम करवाया जा सकता है, तो एक बार में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा नहीं और फिर 1 घंटे विश्राम से दिन में 6 घंटे कार्य, शाम को 7 से 8 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम करने के लिए अनुमत किशोर को कितनी छुट्टी का प्रावधान है और किस धारा में, तो 1 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है, धारा 8 के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्य करने के लिए अनुमत किशोरों के संबंध में नियोजन द्वारा एक रजिस्टर धारण किया जाएगा जो इंस्पेक्टर के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रजिस्टर में क्या क्या प्रविष्टियां होगी, तो क्या क्या प्रविष्टियां होगी, किशोर का नाम व जन्मतिथि, कार्य करने की अवधि व घंटे व विश्राम का समय, कार्य की प्रकृति, धारा 11 के अंतर्गत। आगे है कि कार्य करने के लिए अनुमत किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम कौन और किस धारा के अंतर्गत बनाते, तो नियम समूची सरकार धारा 13 के अंतर्गत बनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई व्यक्ति धारा 3 व 3A का उल्लंघन करता है उसके लिए क्या दंड है, तो 6 माह का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना। और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 1 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट किस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होता है, तो धारा 3 और 3A। आगे है कि बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना किसके द्वारा की जाती है और इस कोष में कितनी राशि जमा करवाई जाती है, तो समूची सरकार द्वारा और 15,000 रुपये राशि एक साथ इसमें जमा की जाती है। नेक्स्ट है निरीक्षकों की नियुक्ति समूची सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत की जाती है, धारा 17 के अंतर्गत।
और धारा 17 के अनुसार कौन उपबंधों में लागू करते हैं, तो कौन उपबंधों को लागू करते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है निरीक्षण और पर्यवेक्षण समुचित सरकार किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, धारा 17B के अंतर्गत। नेक्स्ट है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में नियम कौन बनाता है, तो समुचित सरकार। आगे देखिए, आगे है कि जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। पहला क्वेश्चन इसका, किशोर न्याय अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं, तो अध्याय तो कितने 10 है और धाराएं कितने 112। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम कब लागू किया गया, तो 15 जनवरी 2016 को। आगे है कि किशोर न्याय अधिनियम में बालक कौन कहलाता है, तो 18 वर्ष की जो आयु पूरी नहीं की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है विधि का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन कहलाता है, ऐसा बालक जिसके बारे में कथन है कि उसने कोई अपराध किया है, अपराध किए जाने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, तो क्या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाता है उसको। आगे है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक किस धारा में परिभाषित है, धारा 214 के अंतर्गत। किशोर कौन कहलाता है, तो 18 वर्ष से कम आयु का जो बालक होता है वो किशोर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस धारा में और किसके द्वारा किया गया, तो धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो धारा 10 के अंतर्गत जो है 24 घंटे के भीतर यात्रा की आवश्यकता समय को छोड़कर उसको गिरफ्तार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की गिरफ्तारी की सूचना किस धारा के अनुसार बालक के माता पिता संरक्षक परिवीक्षा अधिकारी को दी जाती है, धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच कितनी अवधि में की जाती है, तो 4 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध कौन से आदेश नहीं दिए जा सकते, तो मृत्युदंड आजीवन कारावास नहीं दिए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कल्याण समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, वह इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो बाल कल्याण समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 1 महिला होगी, जरूरी है। आगे है कि बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई बालक पर नियंत्रण रखते हुए उसकी अपेक्षा करेगा या प्रत्याग करेगा कितना दंड दिया जाएगा, तो 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संगठन द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके प्रबंधक द्वारा किसी बालक की अपेक्षा की जाती है या प्रत्याग किया जाता है तो कितने सजा दी जा सकती है, तो 5 वर्ष का तो कठोर कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कोई भीख मांगने के लिए बालक को नियोजित करता है या भीख मंगवाता है उसे कितना दंड दिया जा सकता है, तो 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना। 5 लाख रुपए कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कोई भीख मांगने के लिए बालक को विकलांग करता है या किसी अंग को तोड़ता है या उसे कितनी सजा दी जा सकती है, तो 7 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट है कोई बालक को मादक पदार्थ जैसे चरस गांजा इत्यादि देता है उसे कितना दंड दिया जाएगा, तो कठोर कारावास 7 वर्ष का और 1 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का किसी मादक पदार्थ के क्रय विक्रय और तस्करी के उपयोग के लिए कितना दंड दिया जाएगा, तो 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट 2 बाल कर्मचारी का शोषण करता है जो बाल कर्मचारी का शोषण करता है या बंधुआ बनाता है क्या सजा दी जाएगी, तो 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बालक को किसी प्रयोजन के लिए विक्रय करता है या
उपापन करता है क्या दंड होगा उसको? 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कहाँ नियुक्त किया जाता है? तो कहाँ पे? प्रत्यक्ष पुलिस स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है और सहायक उप निरीक्षक एसआई रैंक तक का अधिकारी होता है, एएसआई। आगे देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं होते अपन चलते रहेंगे, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टाइम 1 घंटा हो गया अपने, 1 घंटा 10 मिनट हो गई, चाहे 1.5 घंटा हो या 2 घंटा लगे, ठीक है, लेकिन पूरे क्वेश्चन कंप्लीट ही करेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको भी पूरा देखना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष किशोर पुलिस यूनियन का गठन किस स्तर पर किया जाता है और वह इसका प्रावधान कौन करता है? तो जिला स्तर पर और उप अधीक्षक डीवाईएसपी और उसके ऊपर का पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम में किशोर न्याय अधिनियम में नियम कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जघन्य अपराध किसे कहा जाता है? तो किशोर जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता या 10 में प्रवर्त विधि के न्यूनतम दंड 7 वर्ष और उससे अधिक कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत छोटे अपराध किसे कहते हैं? तो जिससे भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवर्त विधि के अधीन अधिकतम दंड 3 वर्ष का कारावास। किशोर न्याय अधिनियम में घोर अपराध किसे कहते हैं? तो जो भारतीय दंड संहिता या तत्सम विधि के अधीन अधिकतम दंड 3 से 7 वर्ष के बीच का कारावास। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता में महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध। पहला क्वेश्चन है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अपराधित बल या हमला करने पर कितनी सजा है? तो न्यूनतम 1 वर्ष का तो कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय दंड संहिता में लैंगिक उत्पीड़न किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो धारा 354A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो व्यक्ति किसी स्त्री पर लैंगिक आपसी टिप्पणी करता है उसे क्या दंड दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष का कारावास या 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो किसी स्त्री को विवस्त्र यानी कि नंगा करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है कौन सी धारा में दंडनीय व कितनी सजा है? तो उसको न्यूनतम तो 3 वर्ष तक या अधिकतम 7 वर्ष और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दृश्यरतिकता यानी ताकझांक को परिभाषित किया गया है? तो धारा 354C के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पीछा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय अपराध है? 354D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विवाह करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण करने के लिए क्या दंड है? तो 10 वर्ष या 10 वर्ष और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब प्राप्य लड़की 18 वर्ष से कम की जो लड़कियों का उपापन किस धारा में दंडनीय अपराध है वह कितनी सजा है? तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विदेश से लड़कियां आयात करना किस धारा में दंडनीय अपराध या वह क्या सजा है? तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति के लिए अप्राप्त यानी 18 वर्ष से कम की जो लड़की है उसको बेचना किस धारा में अपराध और क्या सजा है? तो 10 वर्ष तक और जुर्माना, दोनों में से कोई भी कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के खरीदने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? तो 10 वर्ष तक और जुर्माना। नेक्स्ट है दहेज
मृत्यु के लिए क्या सजाएं? दहेज मृत्यु के लिए क्या सजाएं? तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास। नेक्स्ट है आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या दंड है? तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना किस धारा में दंडनीय अपराध और वह कितनी सजा है? तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना और धारा 498 के अंतर्गत। नेक्स्ट है शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करते हैं क्या सजा है? तो सादा कारावास 3 वर्ष तक और जुर्माना। नेक्स्ट है बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? 375 IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलात्कार की क्या सजा है? तो न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है जो कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक होते हुए स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो कितने हैं? तो कठोर कारावास न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम जो आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार करेगा क्या दंड होगा? तो न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और अधिकतम जो है आजीवन कारावास। नेक्स्ट है पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए कितना दंड है? तो न्यूनतम तो 20 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन या मृत्युदंड भी इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार करने पर क्या सजा है? तो 20 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। आगे है कि पति द्वारा पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन करने पर कितनी सजा है? तो लगभग 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करना जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता कितने वर्ष के लिए दंडनीय है? तो 5 वर्ष और 10 वर्ष और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक बलात्कार करने पर कितनी सजा है? तो 20 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार दंडनीय है तो आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार पर कितनी दंड दिया जा सकता है? तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माना। जो कोई धारा 376, 377, 377A, 376D, 376D, 376DB के अधीन पुनः अपराध करता है तो कितनी सजा होगी? तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। नेक्स्ट है कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव या साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा, प्रावधान कहाँ है? तो धारा 53A भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। बलात्कार के कुछ अभियोजन में सहमति के न होने के संबंध में उपधारणा का प्रावधान है तो धारा 114 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत। नेक्स्ट है गुमशुदगी में मामले को संभावित अपराध मानकर FIR को किस मामले में अभिनिर्मित किया गया? तो बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। गर्भपात कारित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? तो 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना दंडनीय है तो धारा 313 IPC के अंतर्गत। नेक्स्ट है जातकर्म दंडनीय अपराध है तो 497 IPC के अंतर्गत। विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना किस धारा में दंडनीय है? तो 498 IPC के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के दुर्व्यापार का प्रावधान IPC में कहाँ है? तो 370 IPC यानी कि मानव तस्करी। नेक्स्ट है महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा बिल लाया गया? तो मानव तस्करी रोकथाम संरक्षण अधिनियम 2018। देखते जाइए जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो जाए क्योंकि 1 घंटा 19 मिनट हो चुकी है।
नेक्स्ट है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। पहला क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 25 धाराएं। और अनैतिक व्यापार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो वेश्यावृत्ति का निवारण करना तथा इसके संबंध में नियम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 30 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है? तो 16 वर्ष से कम आयु का बालक। वयस्क कौन कहलाता है? तो 18 वर्ष से अधिक। वयस्क जो होता है 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो वयस्क कहलाता है। अवयस्क कौन होता है? जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, वो क्या अवयस्क कहलाता है। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति किसको कहते हैं? जो व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग करना क्या है? वेश्यावृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उपार्जनों के जीवन निर्वाह करता है तो कितनी सजा होगी? तो 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। अगर उपार्जन बालक या अवयस्क से संबंधित है तो कितनी सजा होगी? तो 7 वर्ष, न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध किया जाता है जहां वेश्यावृत्ति की जाती है तो कितनी सजा होगी? तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, अधिकतम 10 वर्ष या आजीवन कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार अधिनियम में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है और किसको नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा पुलिस निरीक्षक CI द्वारा पुलिस निरीक्षक CI को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है अनैतिक व्यापार अधिनियम में सभी अपराध किस प्रकृति के होते हैं? तो अनैतिक व्यापार में सभी जो अपराध होते हैं संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। वारंट के बिना तलाशी किस धारा में ली जाती है? धारा 15 के अंतर्गत दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है जिससे करवाई जा रही है को छुड़ाने के लिए मजिस्ट्रेट किस पुलिस अधिकारी को आदेश देता है? तो पुलिस उप निरीक्षक SI को निर्देश देता है, धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेश्यागृह को बंद करने तथा परिसरों से अपराधियों की बेदखली के लिए कितने दिन का नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा? तो 7 दिन का। आगे है कि संरक्षा गृह व मजिस्ट्रेट की देखरेख और संरक्षण में रखे जाने वाले आवेदन किस धारा में किया जाएगा? तो धारा 19 के अंतर्गत। राज्य सरकार किस धारा में रक्षा गृह व सुधार गृह की स्थापना करती है? तो धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वेश्यावृत्ति से संबंधित मामलों का विचारण कौन से मजिस्ट्रेट करता है? तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार व केंद्र सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना किसकी सहमति से करता है? तो उस न्यायालय की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामलों के संक्षिप्त विचारण में कितनी सजा दी जाती है? तो 1 वर्ष तक की। आगे है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम में नियम कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। आगे देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशत अधिनियम 2013। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैंने पहले भी आपको यहाँ पे लिख के भी बताए थे। तो ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे मेरे। किसी भी वीडियो को ओपन करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 8 अध्याय और 30 धाराएं। मुझे लगता है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये वाला, पहले भी आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस सुप्रसिद्ध वाद के पश्चात कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम तो लागू किया गया था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ? तो 9 दिसंबर 2013 को।
नेक्स्ट है घरेलू कर्मकार किस धारा में परिभाषित है, तो धारा 2E के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के प्रत्यार्थी को कहलाता है, तो जिसके विरुद्ध व्यतीत महिला ने धारा 9 के अंतर्गत परिवाद पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद का निवारण किस धारा में किया जाता है, तो लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद का निवारण धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो आंतरिक परिवाद समिति का गठन जो है नियोजक के द्वारा किया जाता है। कितना रहा एक बार देख लेते हैं, कितना पेज नंबर चल रहा है 36 से यहाँ पे एक बार देख लेते कितना बाकी रहा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचाए, कंप्लीट कर ले जल्दी से। मोटा मोटा देख लेते हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन लगे उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य नाम निर्देशन की तारीख से कितने वर्ष तक नियुक्त किए जाएंगे, तो 3 वर्ष तक नियुक्त किए जाएंगे। और कितने से कम कर्मचारी होने पर आंतरिक परिवाद समिति गठन नहीं होगा, तो 10 वर्ष। ये क्वेश्चन पहले आ गए, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, शायद ये भी आ गया होगा लेकिन एक बार देख लेते फिर भी इसको एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाए। किशोर न्याय अधिनियम में कितने धाराएं अध्याय, 10 अध्याय और 10 धाराएं, 10 अध्याय हैं और 112 धाराएं। किशोर अधिनियम कब लागू किया गया, तो 15 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट किशोर न्याय अधिनियम बालक कौन होता है, तो 18 वर्ष की कम आयु का बच्चा। विधि का उल्लंघन करने वाला कौन होता है, पहले आ चुका। देखरेख और संरक्षण अधिनियम में बालक किस धारा में परिभाषित है, धारा 214। किशोर कौन कहलाता है, तो 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस धारा में और किसके द्वारा किया जाता है, तो धारा 4 में राज्य सरकार के द्वारा। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, भी इसको भी टॉपिक कुछ मिस करते हैं, आगे देखते हैं, खत्म करते हैं फिर जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं अपन की आज की। ठीक है, यहीं कंप्लीट करेंगे। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, मुझे PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना, याद रखिएगा 70 33 01 31 79। ठीक है, इन पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF जो है वो मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगी आपको। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा नंबर सेव करके, और अपना नाम भी मुझे मैसेज कीजिएगा, आपका नाम क्या है, तो मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँगा। और आप उसमें लिखिएगा कि मुझे जो है महिला और बाल अपराध की PDF चाहिए, तो मैं आपको वो डाल दूँगा। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मुझे जल्दी से मैसेज करना। आपके लिए मेरी तबीयत ख़राब होते हुए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिससे आपको। और कमेंट भी कर दो प्यारा सा एक, अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट प्यारा सा एक ज़रूर कर दो, क्योंकि तबीयत ख़राब होते हुए भी मैं आपके लिए 1.5 घंटे लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर ली मैंने, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। फिर भी मैं कमेंट आए व्हाट्सएप पे, आज कम से कम 20-30 कमेंट आ गए होंगे आज के आज। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं क्वेश्चंस की, तो काम आ जाएगी सबके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।